अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। नासरीन, भारत में पेपर लीक्स का मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका है और जेंजी की कॉकरोच तहरीक भी जोर पकड़ चुकी है। जंतर मंतर का मकाम बड़ा महाज बन चुका है। ये एहतजाज सिर्फ दिल्ली तक ही महदूद नहीं है बल्कि केरला, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, बिहार और मुकामी बंगाल समेत कई रियासतों तक फैल चुका है। इस तहरीक को दबाने के लिए मोदी सरकार की जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और पुरअमन नौजवानों के खिलाफ भारतीय पुलिस और फौज उच्च हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। तलबा को बदतरीन तशद्दुद और सीधी गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि भारतीय पुलिस की बर्बरियत के बावजूद नौजवान डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे नहीं आ जाते उस वक्त तक एहतजाज यूं ही जारी रहेगा। बॉलीवुड के अदाकाराओं समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी मोदी हुकूमत के खिलाफ नौजवानों के हक के लिए आवाज़ उठाई है और अपने अपने अंदाज में इंतहा पसंद मोदी सरकार पर एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया गया है। भारतीय अपोजिशन भी पीछे नहीं रही है। नौजवानों के हक में भरपूर आवाज़ उठाई जा रही है और मोदी से फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। हालिया बरसों में हमने देखा कि नेपाल में नौजवानों ने तहरीक के जरिए हुकूमत को हटाया और बांग्लादेश के नौजवानों ने भी नौकरों में कोटा सिस्टम के मामले पर हसीना वाजिद की हुकूमत को तख्ता भी उलट दिया। इसी से मुतालिक हमारे प्रोग्राम का आज का सवाल ये है कि भारतीय नौजवानों की बगावत और तहरीक कई बरसों से काबिज मोदी हुकूमत कितना बड़ा खतरा है। आज के प्रोग्राम में हम ये सवाल उठाने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में पैनल का तारुफ मैं आपके साथ कराती चलूँ। हमारे साथ सीनियर तजियाकार मौजूद हैं, शकील अंजुम साहब, अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब और मोहम्मद इलियास साहब और फैसल हुसैन साहब। आमिर साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हमने देखा गुज़श्ता कई बरसों में ऐसी कई तहारीक चली और फिर हुकूमतों का तख्ता उलटते हुए हमने देखा। आप क्या समझते हैं कि इंडिया में जो ये तहरीक इस वक्त चल रही है, आने वाले दिनों में क्या ये मोदी का हुकूमत का तख्ता उलट पाएगी? देखें, अभी दिल्ली में चल रही है। मैं नहीं इस पर कोई प्रेडिक्शन कर सकता कि ये तख्ता उल्टेगी या क्या होगा। जो उनके मुतालबात हैं, जो भी जायज़ मुतालबात हैं, ज़ाहिर है अपने मुतलका गवर्नमेंट से, अपनी हुकूमत से बात कर रहे हैं और उसमें फ़िल्मी सितारे भी आ रहे हैं, उसमें अपोजिशन भी आ रही है। और अपोजिशन तो ज़ाहिर है जिस दौर की जहाँ पे भी हो उसका तो यही होता है कि चले मेला किसी का है, हम जाके लूट लें। राहुल गांधी भी पहुँच गए थे वहाँ, दूसरे भी पहुँच गए थे। उनका अपना एक मिजाज है इंडिया का। वहाँ पे तकरीबन तहरीकें पूरे इंडिया में मुसलसल चल रही होती हैं, चूँकि वहाँ किसी और तरह का, वैसे बज़ाहिर ये जमहूरी सिस्टम है। आपको पता है कि कितने मुसलमानों के उन्होंने वोट निकाल दिए। कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में वो डेमोग्राफी चेंज करने जा रहे हैं। वो उन्होंने आर्टिकल 5 जब वो चेंज किया, सारा सब कुछ लगाया 5 अगस्त को, आर्टिकल 5 कह रहा हूँ, 2019 को, जब हमारे यहाँ हमारे लीडर आ रहे थे वर्ल्ड कप जीत के, तो उस पर खामोशी इख्तियार की गई। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने डेमोग्राफी चेंज कर दी। मकबूजा कश्मीर की आवाज़ बंद हो गई हुई है। पाकिस्तान उठाए तो उठाए, वहाँ उनकी अपनी जो इंडिजिनस मूवमेंट है उसको हर तरह से वो कुचल रहे हैं। मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जहाँ कहीं अक़लियतें हैं मौजूद, उनके खिलाफ तो पूरे इंडिया के अंदर वो ये काम कर रहे हैं कि उन्हें कुचला जा रहा है। ना वो क्रिश्चियन को छोड़ते हैं, ना वो मुसलमानों को छोड़ते हैं। फिर जो हिंदू तवा ये जो हुकूमत काम कर रही है, वो जो शूद्रों के साथ, दलित के साथ कर रही है, वो भी लोगों को पता है कि वो ना उनको जॉब्स में जगह देते हैं। पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है और मोदी उसी तर्ज पे तीसरी हुकूमत को मुसलसल चला रहे हैं। अब कुछ अपोजिशन के अंदर जान पड़ती हुई नज़र आई है। जब कोई और पार्टी खड़ी हो जाए, मतलब दिल्ली के अंदर और हुकूमतें भी रहीं, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर ये तजर्बे चलते रहते हैं कि उनके इलेक्शन भी अलग अलग होते हैं। बहरहाल ये एक दिलचस्पी का सामान ज़रूर है जिसे आपने जोड़ा है बाकी 3 ममालिक के साथ, कि वहाँ पे तलबा की तहरीक ने बड़ा किरदार अदा किया है। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि तहरीक कितना जोर पकड़ती है और कितनी जल्दी दम तोड़ती है। सही है। आया साहब, आपकी क्या राय? आप क्या समझते हैं कि ये तहरीक दम तोड़ जाएगी या इस तहरीक का आप कुछ देख रहे हैं कि मोदी की हुकूमत के इस हवाले से कोई खतरा हो सकता है? नहीं, वो बांग्लादेश और श्रीलंका की सूरत हाल डिफरेंट थी इंडिया से। ये इनका मुतालबा सिंपल ये था कि उस वजीर तालीम को हटाया जाए, जाहिर है जिसके दौर में पेपर लीक हो रहे हैं,
हमसे अगर ये सबक सीख लेते तो हम तो जाहिर है वो उसतुल्लाह खान ने बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा उस दिन कि अगर कोई पेपर लीक ना हो तो हमें तशवीश होती है कि इस साल क्या हुआ है, क्योंकि हमारे तो हालात ये हैं। उनका मुतालबा वहाँ तक था। अब जाहिर है जब ऑपोजिशन उसमें शामिल हुई तो ऑपोजिशन ने ऑब्वियसली फिर नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का मुतालबा करना था, वो सिर्फ वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन जितना देर कर दी मोदी गवर्नमेंट ने, अब जाहिर है वो मुश्किलात बढ़ेंगी उनके हवाले से। और फिर वो एक तमाम तर उसके बावजूद वहाँ पे जो जुल्म और सितम करती है मोदी गवर्नमेंट, वहाँ जमहूरियत तो है, वहाँ लोग इनके हक में बोल भी सकते हैं। नसीरुद्दीन शाह की कमाल वो बात उन्होंने की कि जाहिल आदमी है मोदी, और इसमें कोई शक नहीं है। जहालत नज़र आ रही है जिस तरह से चीज़ें वो लेके चल रहे हैं, और ये समझ नहीं आ रही कि एक वज़ीर इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया। एक नाइली थी उसकी वज़ीर की, वो उससे इस्तीफ़ा ले लेते या चेंज कर देते वो, लेकिन नहीं। ज़ाहिर हुकूमतें भी बाज़ दफ़ा फिर अना का शिकार हो जाती हैं कि ऐसी की तैसी ये कल के बच्चे, ये जिन्हें हमारे चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कहा था, ये आके सड़कों पे और हमें मजबूर कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो तशद्दुद जिस तरह से किया गया उन पे, ज़ाहिर है वो तो बहुत तशवीश वाली बात है। और किसी भी मुल्क के बच्चे इस तरह से वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटीज़ के हों, वो ज़ाहिर है फ्यूचर होता है किसी भी मुल्क का, बिल्कुल। और उनके साथ ये सलूक वो फिर ज़ाहिर है सबको बुरा लगता है, वो बर्दाश्त नहीं होता। और वो जज्बात भी इसी तरह के आ रहे हैं वहाँ से, जो उनकी सिविल सोसाइटी है, उनके अदाकार हैं, बाकी लोग हैं। ऑपोजिशन बिल्कुल ठीक बात है, ऑपोजिशन को तो बड़ा अच्छा मौका मिला है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो कोई महाज अगर खुल रहा है तो वो उसकी हिमायत तो करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली की है उन्होंने। सही। ये नहीं कि सिर्फ बयानात की हद तक वो कर रहे हैं, वो आए भी हैं, इनमें शरीक भी हुए हैं एहतजाज में। ये सबसे बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ तो आपको पता है ना, बस वो बयानात की हद तक वो साथ दे देते हैं कि जी हाँ हम साथ हैं, और ऐसी की तैसी, और गवर्नमेंट ये जुल्म कर रही है। वो उनकी ऑपोजिशन बहरहाल और डिफरेंट है, वो फिर सड़कों पे भी आती है इस तरह के मामले पे। सही। लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि कोई बांग्लादेश या श्रीलंका वाली सिचुएशन इंडिया में इस मोमेंट की वजह से बनने जा रही है, तो उसका कोई चांस नहीं है। सही। शकील साहब, आपको क्या लग रहा है? आयाज साहब तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होने जा रहा। हाँ, मोदी हुकूमत ने देर जरूर करती है और ताहाल कर रखे हैं। आपको क्या लगता है ये तहरीक किस तरफ जाएगी, क्या रुख इख्तियार करेगी? देखिए, दो तो आपने अभी हवाले दिए बांग्लादेश और नेपाल का, कि वहाँ पर जो तलबा तहरीक चली उसके नतीजे में गवर्नमेंट को जाना पड़ा। तो जो तलबा तहरीकें हैं माजी में जहाँ जहाँ भी चली हैं, बड़ी मौसर तरीके से चली हैं। हमने तो अपने मुल्क में जो तलबा तंजीमें थीं उनको ख़त्म कर दिया, और 1984 में एक जो डिक्टेटर था जिसने इस पूरे मुल्क की मुआशरती हैयत ही बदल के रख दी, ज़ियाउल हक के दौर में आपको पता है कि तलबा तंजीमों पर पाबंदी आयद की गई थी। और 1988 में जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्होंने 1 साल के लिए वो पाबंदी उठाई थी, लेकिन वो पाबंदी फिर ख़त्म कर दी। और आपने देखा कि फिर पाकिस्तान की सियासत में किस किस्म के लोग जो है आए, वरना ये जो तलबा की तंजीमें थीं वो जो है उन्होंने बड़े बड़े लीडर पैदा किए पाकिस्तान के अंदर भी। मैं थोड़ा सा इसको फिर लिंक करूंगा इंडिया के साथ। उसमें शेख रशीद हों, महराज खान हों, जहांगीर बदर हों, अमीरुल अजीम जिनकी आज वफात हुई है, वो भी तलबा तंजीम से बड़े लीडर बने। तो इस शैला रज़ा हैं, इसी तरह डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, इसी तरह जो है बाकी बड़े लोग जो हैं वो तलबा, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, जो जेन्युइन आपको पॉलिटिशियन नज़र आएंगे और जिनकी ग्रूमिंग हुई है बतौर सियासतदान। तो हमारे यहाँ तो ये चैप्टर क्लोज कर दिया और सरमायादार लोग जो है आकर सियासी जमातों पर और सियासी निज़ाम पर काबिज हो गए। रहा सवाल इंडिया और हमारे इर्द गिर्द के ममालिक का या पूरी दुनिया में हम देखें तो तलबा ने जब भी कोई तहरीक चलाई है उसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकला है। आप ये देखें कि 1974 और 75 में भी इंडिया में तलबा तहरीक चली, जिसको जो है प्रकाश नारायण ने जो है फिर लीड किया, जो वहाँ के कौमी सतह के एक लीडर थे।
वो बिहार से शुरू हुई और फिर पूरे इंडिया में फैल गई। अब ये भी उसी तरह का मॉडल है और तलबा जो है कोई एक दिन का एहतजाज नहीं कर रहे, पूरा 1-1.5 माह हो गया है स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। वही रियासत का जो धौंस धांधली और दबाव होता है बर्दाश्त कर रहे हैं। जब नारायण ने तहरीक चलाई थी तो आप ये देखिए कि उसके नतीजे में जब इंदिरा गांधी ने इसी किस्म के हरबे इस्तेमाल किए, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के नतीजे में जनता पार्टी जीत गई और वहां पर जो है इंदिरा गांधी शिकस्त खा गई, उनकी पार्टी शिकस्त खा गई। तो मुझे ये लगता है कि ये तहरीक अगर कौमी सतह की तहरीक बन जाती है इंडिया में और कोई कौमी सतह का लीडर जो इंडिया में इस तहरीक को लीड करता है जो कि स्टूडेंट्स की तहरीक है, तो ये मोदी के लिए मुझे लगता है कि अभी भी वो बहुत ज़्यादा दबाव में हैं और आने वाले दिनों में उनकी हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात उनको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो पुलिस और रियासत का जो तशद्दुद है उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके बावजूद जो है उस तहरीक का दायरा कार कम नहीं हुआ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जा रहा है, दूसरी रियासतों में भी जा रहा है और दूसरे शहरों में भी जा रहा है। अगर यही सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि मोदी सरकार पर दबाव आएगा और वो तलबा के जो मुतालबात हैं वो मानने पर मजबूर हो जाएंगे और उनके जायज़ मुतालबात हैं कि जो इम्तिहानी निज़ाम है उसको शफाफ किया जाए, जो करप्शन है उसका खात्मा किया जाए, बेरोज़गारी का खात्मा किया जाए। तो इसलिए लगता यही है कि आने वाले दिनों में ये जो तहरीक है मोदी के लिए परेशान कुन साबित होगी और उसकी जो पार्टी है उसके लिए भी ये खतरा है कि ये जो इतनी बड़ी तादाद तलबा की मोदी के खिलाफ आ गई है, उसके निज़ाम के खिलाफ आ गई है, उसकी जमात के खिलाफ आ गई है, अब नहीं तो आने वाले इलेक्शन में ज़रूर मोदी को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा इस तहरीक और तलबा की ये जो कॉकरोच पार्टी है। सही। फैसल साहब, आपकी क्या राय है? कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से उभर कर सामने आ रही है, नौजवानों ने तहरीक चलाई है और अपने हुकूक के जायज़ मुतालबात के लिए सामने आए हैं और फिर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, तहरीक किस तरफ जाते देख रहे हैं इस तहरीक को? और आप समझते हैं कि मोदी होश के नाखून लेगा, कुछ बेहतर इकदाम कर पाएगा, मुतालबात पूरे होंगे? देखिए, श्रीलंका में, बांग्लादेश में जो है वो नौजवानों का इंकलाब आया जिसको जेन ज़ी का इंकलाब करार दिया गया। इंडिया की इस तहरीक को भी जो है कॉकरोच पार्टी के नाम से चल रही है, उसको भी जेन ज़ी की जो है वो तहरीक जो कहा जा रहा है। लेकिन इन तमाम तहरीकों के बाद जो है वो ये सवाल पाकिस्तान में भी बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो पैदा हो रहा है, क्या कभी पाकिस्तान में भी जेन ज़ी की तहरीक चलेगी, क्या पाकिस्तान में भी कभी जेन ज़ी का जो है वो इंकलाब आएगा? तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जेन ज़ी की 2 बहुत कामयाब तहरीकें चली हैं। पहली तहरीक MQM ने चलाई थी 1988 में, जब एक 28 साल का नौजवान जो है वो दुनिया का सबसे कम उम्र नौजवान जो है उसको मेयर बनने का जो है एजाज़ हासिल हुआ, डॉक्टर फारूक सत्तार बने। उस दौर में MQM ने 25, 24, 26 साल के लड़के नौजवानों को जो है MNA MPA बना दिया। गरीब मिडिल क्लास के तालीम याफ्ता नौजवान थे जो बसों में, रिक्शों में, टैक्सी में जो है वो पार्लियामेंट में जाया करते थे। उस वक्त के जो नौजवानों का वलवला जो है बहुत जो है देखने से जो उनका जो तहरीक के वाबस्तगान थे वो ताल्लुक़ रखता था। फिर दूसरा जेन ज़ी का इंकलाब जो है वो 8 फरवरी को इलेक्शन में आया, जब उस वक्त के 2024 के इलेक्शन में जब नौजवानों ने बैलेट बॉक्स के ज़रिए जो है इस मुल्क में जो है वो इंकलाब लाने की कोशिश की। एक तहरीक जो है वो उसकी सिम तब्दील हो गई या उसके अंदर जो है गद्दारी हो गई या एक मुखबरी की वजह से जो है वो नाकाम हो गई। दूसरी तहरीक को जो 8 फरवरी वाली की जो जेन ज़ी का इंकलाब था उसको ताकत के ज़ोर पे जो है वो नाकाम जो है बना दिया गया। लेकिन ये जेन ज़ी की तहरीकें होती है ना, ये किसी लीडरशिप की मोहताज नहीं होती, ये किसी सियासी जमात की मोहताज नहीं होती, ये खुदरो पौधों की तरह जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो अगर हम ये समझते हैं कि ये हम इतने बांझ हैं सियासत के हवाले से, तो ठीक है, हम सियासत के हवाले से, सियासतदानों के हवाले से बांझ होंगे, लेकिन ये खुदरो पौधों या जेन ज़ी की तहरीक, इस तरह की जो तहरीकें होती हैं वो बांझ नहीं होती हैं, वो तो किसी वक्त भी जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो हमें अपने सिस्टम पे जो है जो रद्द इंकलाब की कुव्वतें हैं जो पूरी शिद्दत से इस तरह की तहरीकों को जो है वो नाकाम बनाती हैं, क्योंकि उनको खौफ होता है कि ये तहरीकें जो हैं उनके मफादात को जो है ज़द पहुँचाएंगी। अशराफिया जो है इस तरह की तहरीकों से जो है वो डर जाती है, पूरी शिद्दत के साथ जो है वो नाकाम बनाना चाहती है। तो पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है
ये निज़ाम तालीम की बात हो रही है, तो ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है। कराची में से मैं आपको बताऊं, यहाँ जितने मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड की पोजीशनें बाकायदा जो है फरोख्त होती हैं, बाकायदा धंधा होता है, धंधा इसको बाकायदा धंधे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इस साल जो है कितने का धंधा होगा। तो ये इसी तरह जो है आपका जो बुनियादी मसाइल है इस कौम के, वो हल नहीं हो रहे। तो इसको आप इतना आसान नहीं लें। आप किसी जो है वो किसी तहरीक के फूटने का, इंतशार का इंतज़ार नहीं करें। उससे बेहतर है पहले जो है जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, जो अशराफिया ने जिस पे जो है वो कंट्रोल किया हुआ है, जिन लोगों का जो है वो बिल्कुल कंट्रोल है, जो सारे मफादात खुद हड़प कर रहे हैं और आम आदमी को उन्होंने जो है बिल्कुल भूखा नंगा रखा हुआ है। तो भूखे नंगे की इस्तेलाह तो पाकिस्तान में जो है इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है। तो बेहतर यही है कि इन भूखे नंगों को इनके जो है वो आप हकूक जो है वो दे दें, इनकी बुनियादी ज़रूरत दे दें, कम से कम इनको इतना दे दें कि ये 2 वक्त का जो है वो खाना खा सकें, इनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकें, इनके बुनियादी जो है मसाइल जो है पूरे हो सकें। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप ये ना समझें कि इस तहरीक को ज़्यादा देर तक जो है आप पाकिस्तान में रोक सकेंगे। किसी वक्त भी जो है किसी फवारे की तरह जो है ये फूट पड़ेगी। सही। तो ये हमारे जो बासल लोग हैं, अशराफिया है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास हुक्मरानी है, उनको ये सोचना होगा कि हम इस तरह हमने पाकिस्तान को चलाना है या जो इस कौम के मसाइल है उनको हल करना है। सही, बिल्कुल ऐसे ही। इस बारे में तो यकीनी तौर पर साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। फैसल साहब की बात के जो इन्होंने पोजीशनों वाली बात की है, फैसल भाई यहाँ तो CSS के जो शीट्स हैं वो चेंज कर दिए और उम्मीदवार उस वक्त पकड़े गए जब वो इंटरव्यू पैनल के सामने गए। वो दोनों लोग जो है उन्होंने उनको टॉप करा दिया CSS के इम्तिहान में। इंटरव्यू में गए तो पता चला कि ये इस कैपेबिलिटी इनकी नहीं है और FIA ने जिन्होंने ये किया उनको क्लीन चिट दे दी। सही है शकील साहब, यही तो निजाम चेंज करने की जरूरत है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कब तक कि आप एक केस को जिसमें पकड़े भी गए उसको आप CSS को या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को मतून नहीं कर सकते। सिस्टम ने पकड़ भी लिया और बिल्कुल चोर हर जगह पे अपनी कोशिश करता है, लेकिन हमारा सिस्टम FPSC का बिल्कुल ठीक है। इसको किसी एक मिसाल से पूरे इदारे को खराब नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जहां जहां कमजोरियां हैं उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, उनको बेहतर करने की जरूरत है। इलियास साहब, आप क्या कहते हैं, इस तहरीक को किस तरफ जाता देखते हो? कि माजी में हमने देखा इस तरह की तहरीक चली तो उसके बहुत मुस्बत नताइज सामने आए और वो कामयाब भी हुई। ये तहरीक किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? देखिए, तहरीक जो है ये आहिस्ता आहिस्ता देखें, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लद्दाख से इसको चलाई एक बंदे ने, सोनम साहब ने। उसके बाद ये जो तहरीक है ये चलती गई, क्योंकि ये यहाँ बहुत बड़ा सिस्टम था जो इसमें फेलियर था सिस्टम का। बच्चों के साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी कि बच्चों के पेपर चेंज हो गए, बच्चों को फेल कर दिया जाता था, पेपर आउट हो जाते हैं। तो जाहिर है इस सिस्टम के ख़िलाफ़ उन्होंने बोलना था, बच्चों ने बोलना था। बच्चे खड़े हुए और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खड़े हुए। और उसके बाद जो पार्लियामेंट का जब घेराव करने लगे तो उस वक्त तो एक बड़ा हादसा हुआ इंडिया के। तो इंडिया का जो सिस्टम था, जो एजुकेशन सिस्टम सारा, वो सबके सामने नंगा हो गया, उसमें पता चल गया। और उसके बाद जो ये चीज़ जो चलाई जाती है और इसके अलावा गोदी मीडिया, वो सबके सामने उसमें पता चला कि वो बिल्कुल इसके बारे में इसको नहीं चला रहा था। लेकिन उन बच्चों ने दुनिया भर में बताया कि जी हमारे साथ ये ज़्यादती हुई। उन्होंने सिस्टम के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि यहाँ क्या फ्रॉड हो रहा है और जो उनके मुतालबात थे वो मुतालबात रखे। और बच्चों ने इस तरह ये जंग अपनी लड़ रहे हैं ताकि वो चाह रहे हैं कि इस सिस्टम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और उसमें वो जो चाह रहे हैं कि अछूत का निज़ाम, जैसे मोदी चाहता है कि जी अपना उसने बनाया हुआ कि दूसरे अक़लियतों को नीचे रख के साइड पर करता है, उनको अच्छा नहीं समझते, उनको कोई मुराद नहीं दी जाती। तो यानी कि ये सारी ये चीज़ें वो ही हैं। जैसे हमारे क्रिकेटर अज़रुद्दीन जो इंडिया के क्रिकेटर थे, तो वो मुसलमान होने की वजह से उनकी बेटी को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ये तमाम चीज़ें जो सामने सबके सामने लाई जा रही हैं, अब वो चीज़ें पता चल रही हैं जो अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ वहाँ जो ज़्यादती हो रही है। तो वो ये तमाम चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रही हैं। और इसको हर लोग जो है, ना सिर्फ भारत में ये हुआ सिस्टम, बल्कि वो उनको ये भी पता चल गया कि गोदी मीडिया कहता है हर चीज़ वो है कि पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करते हैं। वहाँ के लोग भी, बच्चे भी, नौजवान जो हैं वो मजाक कर रहे हैं कि मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं कि मोदी की ये अब जो चीज़ें हैं वो ये नहीं चल सकती। अब मोदी जो है जो कर रहा है, जो इस तरह अपने मिनिस्टर का नहीं कर रहा, तो वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहा और सिस्टम को, इसी सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो वो ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। तो ज़ाहिर है इस पर आज इस पर स्ट्राइक की है। जो दूसरी स्टेट्स हैं वो भी इस चीज़ को देख रही हैं। तो ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ये अभी ख़त्म नहीं हो जाएगा। अब वो जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो इस बात पर वाज़ह तौर पर कह रहे हैं कि जब हम अगली दफ़ा जब वोट की बारी आएगी तो हम वोट किसको देंगे, इनको नहीं देंगे।
बल्कि जब चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कहा, ये मजाक में जब चीफ जस्टिस इंडिया के कहा कि कॉकरोच का, तो ये इन्होंने ग्रुप बनाया, इस तरह चीज़ें चलती कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से इतनी पॉपुलर हुई है कि अपोजिशन को भी इसमें शामिल होना पड़ा है। बिल्कुल। तो जाहिर है जब सिस्टम है वो सिस्टम को नहीं करना चाहते, चेंज नहीं करना चाहते, इलेक्शन सिस्टम उनका ख़राब है कि जिस पर राहुल गांधी पहले ही बता चुका है कि उन्होंने इसमें जो इलेक्शन में जो वोटर्स हैं वो चेंज किए, तो जाहिर है वो सारा सिस्टम है जो हैक किया हुआ है मोदी ने, वो सिस्टम चला रहा है, तो जाहिर है इसके खिलाफ लोग कितनी देर खामोश रहेंगे। सही, बिल्कुल ऐसे ही। और सिस्टम में मौजूद जो खामी है उनको बेहतर करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पेट्रोलियम की नई कीमतों का निजाम अवाम पर भारी पड़ चुका है। महंगाई में पिसे अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और अशराफिया पर मरात और अलाउंसेस की बारिश की जा रही है। तो आखिर हुकूमत का एजेंडा है क्या? अवाम की फलाह है या फिर अशराफिया की खिदमत, उनके नास नखरे उठाना? इसी पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। मैशियत में नुकसान पड़ेगा, महंगाई आएगी, महंगाई का तूफान आएगा, चीज़ें महंगी होंगी और क्या होगा? इनका तो कुछ नहीं जाना, इनकी अयाशियाँ चल रही हैं। हमारे पास लोग आते हैं, यकीन करें, रोते हुए घरों के राशन के पैसे नहीं है। ऐसे हालात है इस मुल्क के। चलो 15 दिन पहले चल रहा था, चलो फिर भी पता चलता था कि यार चलो 200 का डालेंगे तो चला जाएगा। जब 200 बंदा जेब में डाल के आता, सुबह पता चलता कि भाई ये तो 300 में गाड़ी पहुंचेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात करेंगे पेट्रोलियम की नई कीमतों का निज़ाम अवाम पर भारी पड़ गया है। सिर्फ 6 दिन में इनमें डीजल 52 रुपये और पेट्रोल 11 रुपये से भी ज़्यादा महंगा हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर टैक्स और लेवी भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है और महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। इस वक्त टमाटर 500 रुपये फ़ी किलो में मिल रहे हैं और रोटी 25 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। अवाम पर हर रोज़ महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। वो 2 वक्त की रोटी को भी तरस रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1.8 अरब रुपए के खसूसी अलाउंस और सियासतदानों को मरात और ब्लू पासपोर्ट बांटे जा रहे हैं। इसी से मुतालिक हमारा सवाल ये है कि हुकूमत आखिर किसके लिए काम कर रही है? गरीब आवाम के लिए या फिर ताकतवर तबके के लिए? आमिर साहब क्या कहेंगे? क्या आवाम से वसूल किया जाने वाला टैक्स सिर्फ अशराफिया की ऐशो इशरत पर ही खर्च होगा? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। जाहिर है कि जब हालात ऐसे हैं कि पहले हमें बताते थे कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो वीकली डिटरमिन होती हैं। जब पहले दिन हुआ था तो हमने कहा था कि या तो मुसाबकत बड़ी खुली होनी चाहिए और लोग खुद मंगवाएं और फिर दें, ताकि कोई महंगा बेचता है, सस्ता बेचता है तो हर कंपनी अपनी मंगवाए। जब आप ओगरा के जरिए रेट दे रहे हैं, फिर फंसा भी लिया है और अब रोजाना की बुनियाद पे बिल्कुल ठीक बात है कि जब 24 घंटे में एक बस चलती है रात को 12 बजे पेट्रोल डलवा के, और वो आने जाने में उनके तो किराए फिक्स हैं, हर जगह पे लड़ाइयाँ झगड़े ही होने हैं। गवर्नमेंट को इस मैकेनिज्म में चेंज तो लाना पड़ेगा कि या तो ये होती ना कि एक अच्छी बात, जब सस्ता हो रहा था तो हमें सस्ता वीकली दिया जा रहा था कि जी इकट्ठा देंगे आपको। अब जब महंगा हो रहा है तो रोजाना की बुनियाद पे भाई आपने एक रिवॉल्विंग फंड में पहले भी, जब पहली दफ़ा क्राइसिस आया उस वक्त भी कहा था, फिर एक फंड का पता चला कि मौजूद है और उसमें से कुछ पैसे प्राइम मिनिस्टर ने जब 74 रुपये सस्ता किया था, 60 रुपये बनता था, तो उन्होंने 14 रुपये दिए थे। अब हमें बताएं वो बाकी पैसे कहाँ गए, किस खाते में गए? क्या इस तरह के पैसे उन अफसरों के पास जा रहे हैं? आप बेसिक पे वैसे तो मुलाजमीन को देते हैं कि जी हम 2022 पे आपको 7% देंगे, ठीक है, फिर तनकीद होती है, कभी दे देते हैं रनिंग बेसिक पे और कभी कुछ। ये वो जो सब रला मिला माल है कि जी जब काउंट करते हैं 7%, वो जी ग्रेड 1 से 4 में तो सारे मुलाजिम हैं, और जब मरात की बात आती है तो वो 17 से 22 की आती है और वो भी सेक्रेटेरिएट के अंदर। ये नहीं है कि ये सारे मुलाजमीन को दे रहे हैं, ये वो जो 150% मिल रहा है उन अफसरों को मिल रहा है जो इस्लामाबाद में पाक सेक्रेटेरिएट में हैं, सिर्फ उनको मिलता है। अब आप मजीद नई मराद दे रहे हैं, वजाहत करें। जाहिर है लोग तो सवाल पूछेंगे। शहबाज राना ने ये स्टोरी बहुत अच्छी ब्रेक की थी, पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर पूरी दुनिया में चर्चा हो गया कि जी एक तरफ आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, और ये वही ब्यूरोक्रेट हैं जो जाके IMF के साथ भी डील करते हैं। वजीर खजाना कोई हो, ब्यूरोक्रेट तो वही है। ये जब आम आदमी को 2 रुपए पैसे कोई 4 आने देने हो तो 6-6 घंटे मीटिंग करते हैं कि अच्छा इतना परसेंटेज बढ़ जाएगी। वो मैंने पहले भी एक दफा किस्सा सुनाया था कि 6 रुपए कभी मिलता था 10 साल पहले ना पर घंटा ड्राइवर को, जब वो ओवर टाइम के लिए जाता था, और कोई 50 साल से चल रहा था। फिर एक दफा 4 घंटे मीटिंग की, उसको 10 रुपए किया तो कहा इतनी परसेंटेज बढ़ जाएगी। सही, यानी हर ड्राइवर को ओवर टाइम मिलता ही नहीं। ये है ब्यूरोक्रेसी के कमाल। अपने लिए लेना है तो 1.8 बिलियन रुपीज ले लेने हैं, और जब छोटे मुलाजमीन की बात आए तो उनके साथ शामिल हो जाना 7% में भी।
बिल्कुल ऐसी है। शकील साहब, ये क्या नाइंसाफ़ी नहीं है कि महंगाई की चक्की में आवाम पिस रही है और अशराफिया पर मराद की बरसात हो रही है? आखिर क्यों? हुकूमत तो ये मंशूर लेकर आई थी कि आम आवाम का सोचा जाएगा, यहाँ तो आम आवाम का कोई सोचता नजर नहीं आ रहा। देखें, जो मराद हुकूमत देने जा रही है अशराफिया को, वो आपने अपने सवाल में बता दिया कि किस तरीके से जो है वो नवाजा जा रहा है और किस तरीके से अवाम का खून जो है वो पिया जा रहा है और किस तरीके से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कभी ये जो आबनाए हुरमस के नाम पर, कभी ये जो ऑपरेशन चल रहा है बलूचिस्तान में उसके नाम पर, कभी बलूचिस्तान से इजहार यकजहती के नाम पर, तो अवाम को जो है वो नचोड़ा जा रहा है और नचोड़ के अवाम का सत्यानाश कर दिया है। और भाई, ये तजर्बे पूरी दुनिया में नाकाम हो गए हैं। इंडिया में भी ये तजर्बा नाकाम हो गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर भी ये तजर्बा किया गया था कि ऑयल प्राइसेस चेंज की जाएं 1997 में, लेकिन वहाँ पर भी ये तजर्बा फेल हो गया। आप किस तरीके से जो है मुझे ये बताएं, समझाएं कि एक चीज़ आज रात को वो 2 रुपए की है, कल वो 3 रुपए की होगी, सुबह 1 रुपए की होगी। तो किस तरीके से जो है जो सरमाया जो लोग हैं अपना बजट बनाएंगे, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट चलेगी, किस तरीके से आपकी मईशत का पहिया चलेगा, किस तरीके से जो है ज़राअत चलेगी। मतलब डीजल आप बढ़ाई जा रहे हैं, ज़राअत का सेक्टर पहले तबाह हाल है, बुरा हाल है, किसान मर गया है, उसके पास पैसे नहीं है, इनपुट्स इतने बढ़ा दिए हैं आपने कि रह रब का नाम। डीएपी जो है 18,000 रुपए की बोरी नहीं मिल रही, तो किसान किधर जाएगा, किस तरीके से जो है सरवाइव करेगा? आपके पास एक ही रास्ता है, वो है एग्रीकल्चर। अगर आपने एग्रीकल्चर को ना बचाया तो आपके मुल्क के अंदर ऐसी तबाही आनी है, आपके लोग जो है वो रोटी को तरसेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से मराद दी जा रही है मराद याफ्ता तबके को, अभी भी जितनी प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, तरस ही रहे हैं आम आवाम तो। उसके बाद जो है फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि ये जो बबल है किसी दिन फटे और फिर इस मुल्क के अंदर जो बाकी मुल्कों में हुआ है, यहाँ पर भी फिर वही आपको देखने को मिलेगा। अवाम सड़कों पर होगी, तंग आमद बजंग आमद। और ये मेरा ख्याल है हुक्मरान जो है वो अवाम के जो है ना सब्र का पैमाना देख रहे हैं। कब तक जो है अवाम जो है हमारा ये दबाव और ये जो बिहेवियर है, जिस तरीके से ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे की जा रही हैं, किस तरीके से जो है रोजाना की बुनियाद पर आवाम से जो है अरबों रुपए जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो ऑयल कंपनीज हैं उनको फायदा दिया जा रहा है। इंडिया में जितना भी जो है ऑयल का क्राइसिस आया है, मतलब उन्होंने शिफ्ट किया है अपना जो ये जो था अवाम की बजाय उन्होंने ऑयल कंपनियों पे शिफ्ट किया है, जो भी रेट्स बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। ठीक है, अवाम बर्दाश्त करती है, देखते हैं कब तक चलता है ये निज़ाम। बिल्कुल ऐसे ही आया साहब, हमने देखा है कि टैक्सेस आम आवाम, आप और मुझ जैसे लोग देते हैं, लेकिन ऐशो इशरत वो तबका करता है जो कि टैक्सेस से मुस्तस्ना है। हमने देखा है शायद देते भी होंगे टैक्स तो उस तनासुब में नहीं देते जो आम आवाम देती है, लेकिन पिसना सबसे ज्यादा हम जैसे तबके ने हैं। आखिर क्यों और कब तक? देखिए, एक तो गवर्नमेंट ने बड़ा कमाल काम किया। ये जो डेली पेट्रोल और डीजल की कीमतों का इन्होंने कहा ये था रद्दो बदल होगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि महंगाई होगा। रद्दो बदल का मतलब ये तो मुझे समझ आई। उसमें ज़्यादा बढ़ा देते थे ना, एक वीक बाद पता चला कि अब 44 रुपये 3 दिन में 4 दिन में बढ़ चुका है डीजल, लेकिन उस बज़ाहिर उस पर उस तरह से तनकीद नहीं हो रही। अब होता ये था कि एक हफ्ते बाद गालियां और बददुआएं मिलती थी हुकूमत को और तनकीद बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अब तनकीद कम हो गई है। ये बिल्कुल हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया, मैं तारीफ करूंगा हुकूमत की। अब गालियां और बददुआएं रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि वो एक गरीब आदमी अगर उसके पास 500 रुपये है और वो कहता है कि यार मैंने इतना पेट्रोल डलवा के फलां जगह जाना और बच्चे के लिए मैंने जाते वही एक चीज़ भी लेके जानी थी घर में, कोई कॉपी कुछ भी हो सकता है, तो वो जब पेट्रोल डलवाने जाता पता चलता है कि जी वो तो 6 रुपये और महंगा हो गया, तो लिहाजा वो तुसी कॉपी तो भूल जाओ, अगर है ना पेट्रोल पाना तो दशवा लो। ये हुआ। दूसरा, आपने मराद की बात की। ब्यूरोक्रेट्स इतने चाहिए हैं इस सिस्टम के, मैं आपको बताऊं। मैंने अभी रिसेंटली एक वाकया छोटा सा बयान कर देता हूं कि एक एसी साहब लग्जरी एसयूवी में बैठे हुए पिछली सीट पे, सफ़ेद अल्लाह के फजल से कल्फ वाला सूट पहना हुआ उन्होंने, और एक फल की दुकान पे वो खड़े थे और उनसे कह रहे थे कि यार इसका फल उठाओ,
और गाड़ी में डालो। वो कहता है सर मैं ये 2 ही मेरे बाहर पड़े हुए, बाकी तो दुकान के अंदर है सारा कुछ, मैं अंदर रख लेता। और तेनू समझ नहीं आ रही, ऐप बंद करो, सील कर दो, यदि ऐसी दी तैसी। जी एसी के लिए महंगी तरीन लग्जरी कार, उसके पास तो 660 सीसी गाड़ी होनी चाहिए यार, उसको अपनी औकात का तो पता चले। लेकिन वो उसको आपने इतना बड़ा अफसर बना दिया है कि मेरी और आपकी औकात ही कोई नहीं उसके सामने। बिल्कुल ऐसे ये सब टैक्स देकर भी सिर्फ पिसना हम जैसे आम आवाम नहीं है और लग्जरी अशराफियन एंजॉय करनी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का निज़ाम आवाम पर भारी पड़ रहा है, टैक्सों की भरमार है, 2 वक्त की रोटी आवाम के लिए मुश्किल होती जा रही है और दूसरी जानिब अशराफिया पर मराद की बरसात की जा रही है जो कि आम आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। हुकूमत ये मंशूर लेकर आई थी कि आम आवाम का सोचा जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आम आवाम का सोचा जाएगा, कुछ बेहतर किया जाएगा और आवाम की बेहतरी के लिए सोचा जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।